आरबीसी बोर्ड ने या माध्यमिक शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने तय नहीं किया है, ये वर्गीकरण इन्होंने नहीं बनाया है कि किस विषय की कितनी पोस्ट रहेंगी। अब फिलहाल सिर्फ एक मेरिट का एक कयास हो सकता है, अनुमान हो सकता है। आप जब कल सुबह दैनिक भास्कर अखबार पढ़ेंगे या अभी ई अखबार पढ़ेंगे तो आज मेरा दैनिक भास्कर के जो संपादक उप संपादक महोदय जो भी हैं उनके साथ हमारा इस बात पे बहुत बड़ी चर्चा। मैंने पिछले 3 दिन से बहुत सारे बच्चों से बातें की, उन बच्चों से बहुत सारा फीडबैक लिया, मैंने पेपर के लेवल को देखा, मैंने सेकंड 2018 के पेपर से लेवल से तुलना की और मैं बहुत शॉर्ट भाषा में, मैं ये नहीं बताऊंगा कि साहब रीट 18 में ये हुआ था अब क्या होगा, आप शॉर्ट भाषा में समझ लो जो मेरा अनुमान है। मैंने क्या कहा, मेरिट निर्धारित तब होती है जब पोस्टें सामने हो, लेकिन हम फिलहाल अनुमान लगाए कि कोई बच्चा है उसे लग रहा है कि सर मैं सेकंड ग्रेड करूं, फर्स्ट ग्रेड करूं, मेरा होगा कि नहीं होगा। मैं बहुत क्लियर बोलता हूं, ईमानदारी से बोलता हूं, याद रखना रीट 18 अलग रीट थी, लेकिन रीट 21 बहुत अलग रीट है। याद रखना कैसे है, मैं इसकी बात करूं मेरी डिस्कशन की। रीट 18 में साइकोलॉजी में बच्चों के नंबर आ रहे थे 10 से लेकर 22 के मध्य। एवरेज 80% स्टूडेंट के नंबर जो है किसी के 12 आ रहे थे, किसी के 14 आ रहे थे, किसी के 15 आ रहे थे। रीट 18 की बात कर रहा हूं, ठीक है। और सब्जेक्ट भी ठीक था, हिंदी संस्कृत भी कोई मिला के ठीक थी, इंग्लिश बहुत अच्छी थी, लेवल था। लेकिन इस बार हमने देखा कि पेपर में जो सबसे अधिक मेरिट निर्धारित करती है वो है मनोविज्ञान सीडीपी बाल विकास शिक्षा शास्त्र। और बाल विकास शिक्षा शास्त्र में इस बार ऐसा कोई विशेष रंग नहीं था जिससे कि ऐसा लगे कि कोई बच्चा बहुत आगे चला गया, कोई बच्चा बहुत पीछे रह गया। किसी के 28 सही है, 29 भी सही है, 30 भी सही है, 27, 26, 24, मतलब 24 से नीचे साइकोलॉजी में बहुत रेयर चांस में बच्चा आ रहा है। मैं यही कह रहा हूं, यही बात तय करती है कि रीट 2021 में किन बच्चों को उम्मीदें रखनी चाहिए और किन बच्चों को सिर्फ सेकंड ग्रेड और स्कूल लेक्चर की बिना समय गंवाए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बहुत सिंपल बोलता हूं, क्लियरली बोलता हूं। मेरा थर्ड ग्रेड का रिजल्ट आया था, मैं असफल हो गया, लेकिन बड़ी गजब की बात थी, रिजल्ट देखने के 15 मिनट रोया और 15 मिनट रोने के बाद क्यों रोया, इसलिए रोया कि मैं और कॉन्फिडेंस में था कि मेरा पेपर गजब का हुआ है, मैं हो जाएगा। नहीं हुआ। वैकेंसियां 1500 ही थी, 30,000 वैकेंसियां नहीं थी, लेकिन मेरे माइंड में देखिए कितनी पॉजिटिविटी आई कि बेटा एक तो ये तरीका है कि तू जिस प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहा उसी में पढ़ा ले, उसी में मजे ले ले, साइकोलॉजी की लैब मिली हुई है, मजे हैं, बढ़िया पढ़ाओ बच्चों को, 4, 5, 6 घंटे की नौकरी। बच्चों में इस बार जितनी मेहनत बच्चों ने की है उतनी मेहनत रीट 2018 के समय नहीं की थी। इस बार जितना कंपटीशन था, इस समय बच्चा जितना गंभीर था, जितनी मेहनत इस बार हुई उतनी रीट 2018 में 50% नहीं थी। मेरिट का बढ़ना स्वाभाविक था, लेकिन याद रखना असली मेरिट का निर्धारण होगा आरबीसी बोर्ड की आंसर की आने के बाद। उस समय सेशन रख दूंगा, असली आंकड़े उस समय आएंगे। क्यों? क्योंकि मेरिट को लेकर बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जैसे आपका एक प्रश्न आ रहा है टीचिंग मेथड में कि सीसी के अंतर्गत क्या शामिल है, तो सर्व व्यापक मूल्यांकन में वो कह रहे हैं कि साहब प्रश्नों की व्यापकता है कि दायरे की व्यापकता है, तो मुझे लगता है कि उस प्रश्न का आंसर दायरे की व्यापकता होना चाहिए। आपने जो कोचिंगों की आंसर की उसके अकॉर्डिंग मिला लिया, कोचिंगों की आंसर की में डिफरेंस आता है, मैंने जो बनाया उसमें भी डिफरेंस आएगा, दूसरे कोई व्यक्ति बनाएगा उसमें डिफरेंस आएगा। हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत मत है, हो सकता है मैं भी गलत हो जाऊं क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं, हो सकता है वो टीचर भी गलत हो जाए, वो इंस्टीट्यूट भी गलत हो जाए, क्योंकि आरबीसी बोर्ड वाला जो एग्जाम होगा वो अलग एटीट्यूड का होगा, वो हो सकता है कि गलत को सही मान ले और सही को गलत मान ले, तो बड़ी मुद्दा ये होगा। तो जैसे सीसी वाला प्रश्न है, अपनी साइकोलॉजी में एक प्रश्न आया था कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है लेकिन बच्चों का सीक्वेंस एक समान रहता है। अब उसका 100% उत्तर समान प्रतिरूप का सिद्धांत होना चाहिए, लेकिन बच्चा रिट लगाएगा कि साहब विकास निरंतर चलता है, ये तो सतत विकास कहता है, और वो हो सकता है कि उसका आंसर 1 और 3 दोनों मान लीजिए, डिलीट कर दिया जाए। हो गया ना, जो बच्चा 140 माने बैठा था उसके 138 आ गए। हो सकता है कि एक प्रश्न हमने डिस्कशन किया व्यक्तित्व वाला, तो खैर सही है, व्यक्तित्व वाले प्रश्न में मैंने डिस्कशन किया था, उसमें बताया था कि मैं परसों जो है बता रहा था, उस समय मेरे माइंड में आ गया था कि है पूछ रहा है, तो व्यक्तित्व वाले प्रश्न में तो वही आएगा वस्तुनिष्ठ,
प्रक्षेपी परीक्षण की विशेषता नहीं है, वहां तो डेफिनेटली वस्तुनिष्ठ आएगा। मैंने टेलीग्राम पे फाइनल आंसर की डाल भी दी थी और यूट्यूब पे सॉल्व करते समय जरूर मैंने अस्पष्ट उद्दीपक बताया था, क्योंकि मैं ये समझ गया था कि विशेषता कौन सी पूछ रहा है, तो अस्पष्ट उद्दीपक तो इसकी मूल विशेषता होती है, क्योंकि अपनी किताबें में मैंने लिख रखा है, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तीसरा प्रश्न जैसे विवाद को लेकर ये है, आरटी 2009 में 30 बच्चों वाला अनुपात होगा कि 40 वाला अनुपात होगा? 30 भी सही है और 40 भी सही है। अब ये दोनों माने जाते हैं या प्रश्न को रोका जाता है? तो इस प्रकार से मैं कह रहा हूं, ऐसा एक प्रश्न हो सकता है साइकोलॉजी में जो हमने चर्चा की थी कि विश्वसनीयता वाला है, तो विश्वसनीयता वाला रिलायबिलिटी का मतलब होता है बारंबारता, वो सही अपनी जगह, लेकिन गुणांक की समरूपता ये भी कहीं ना कहीं आंशिक सत्य है। गुणांक की समरूपता भी आंशिक सत्य है, क्योंकि समान स्थिरता की तो बात विश्वसनीयता कर रहा है, तो कहीं ना कहीं भाषा उलझा रही है। अब इस भाषा को लेकर कोई बच्चा रीट लगाएगा तो हो सकता है दोनों आंसर मान लीजिए, जैसे रीट 18 में पहले आंसर की मानेगी वो अलग मानेगी और उसके बाद 5-6 प्रश्नों के आंसर चेंज कर दिए। अब 6 प्रश्न के आंसर चेंज होते क्या होता है कि जो बच्चा बहुत अच्छी स्थिति में है हो सकता है वो आउट हो जाए, और जो बच्चा खराब स्थिति में था वो अंदर आ जाए, क्योंकि मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो व्यक्तिवादी दृष्टिकोण से प्रभावित होता है। हर व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग बता देता है, ठीक है। कोशिश मैंने की है कि एकदम सही बताने की, लेकिन इसमें व्यक्तिवादी दृष्टिकोण प्रभावित होता है। ऐसे ही एक प्रश्न था आपका कि एक विशेष क्षेत्र में कमियों का पता लगाकर और परिणामों की जांच करने वाला परीक्षण क्या कहलाता है? अब उसका उत्तर उपलब्धि परीक्षण ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? एक तो अचीवमेंट टेस्ट ही आपके सिलेबस में था, निदानात्मक परीक्षा आपके सिलेबस में नहीं थी, इसका मतलब प्रश्न तो उसी भी पूछना था, ठीक है। चूंकि उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य निदानात्मक भी होता है, कमियों का पता लगाना भी होता है, उपचार करना भी होता है, तो वो भी लाइन भी उसके अंतर्गत निहित है, और वो विशेष क्षेत्र के बाद परिणाम वो जांचता है। तो बेस्ट आंसर तो अचीवमेंट टेस्ट ही है, लेकिन मान लीजिए एग्जामिनर ये कहता है कि साहब इसका तो निदानात्मक होगा, कानों का पता लगा रहा है, तो हो सकता है आपके सामने टेंशन हो जाए, हो सकता है बाद में उपलब्धि माना जाएगा, क्योंकि बच्चे कहेंगे साहब देखिए उपलब्धि की भी विशेषता है, उपलब्धि परीक्षण की भी तो निदानात्मक विशेषता है। तो ऐसे लगभग 5 से 6 प्रश्न ऐसे हैं जिनको लेकर बड़ा विवाद है, और टीचिंग मेथड में तो अधिकतर कोचिंगों के आंसर की में गलतियां हैं। टीचिंग मेथड को लेकर अधिकतर कोचिंगों के आंसर की में टीचिंग मेथड को लेकर बड़ी मिस्टेक्स हैं, गलतियां हैं। अब मान लीजिए उनके अकॉर्डिंग आपने आंसर की मिला ली और आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया कि सर मेरे तो उस आंसर के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनके 3-4 प्रश्नों में वेरिएशन है, वो प्रश्न सही नहीं है। कल हो सकता है मैं सेशन इस पर भी देख लूं टीचिंग मेथड के ऊपर भी कि कौन से प्रश्नों को लेकर बड़ा विवाद है। तो अभी इतना टेंशन नहीं ले, मैंने जो बताया है मेरे प्रश्नों में सिर्फ एक ही कॉन्फ्लिक्ट था, मैंने बता दिया है, व्यक्तित्व वाला आप सही कर लेना, मैंने उसमें प्रक्षेपी विधि की विशेषता में आपको विश्वसनीयता करना है, ठीक है। दूसरा विश्वसनीयता वाला डाउटफुल पर्सन है, समान विकास की निरंतरता और समान प्रतिरूप को हो सकता है दोनों आंसर इसके मान लिए जाए, और बाकी तो कोई विशेष नहीं। हाँ, बुद्धि वाले प्रश्न पे आप कह रहे थे कि सर आपकी किताब में लिखा हुआ कि बुद्धि स्मृति नहीं है, तो मैंने उसका आपको पहले उस दिन भी किया था कि बुद्धि को स्मृति नहीं कर सकते, बुद्धि को ज्ञान नहीं कर सकते, बुद्धि को कौशल नहीं कर सकते। बुद्धि का समानार्थी शब्द नहीं है स्मृति, लेकिन स्मृति मानसिक योग्यता, इसलिए घटक तो है, ये घटक तो मानसिक योग्यता सभी होती है। उसका बिंदु का मतलब ये था वो किताब का है, ऑथेंटिक है, याद रखना। बुद्धि को स्मृति नहीं कर सकते, लेकिन बुद्धि स्मृति बुद्धि का तत्व जरूर है, याद रखना। तो उसको लेकर कंफ्यूजन लेने के लिए व्यवसायिक रुचि ही उसका आंसर सही होगा, उसमें आपको कोई डाउट नहीं रखना है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये 2-4 प्रश्न थे जिनको लेकर आपके माइंड में कंफ्लिक्ट चल रहा है कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी हर आंसर अपनी जगह जो है वो सही है। बाकी तो देखिए क्या होता है, वाले क्या करें। अब बात आ रही है लेवल फर्स्ट की, आप कह रहे हो सर लेवल फर्स्ट में मेरिट। मैं आपको ईमानदारी से बात बोल रहा हूं, मैंने बहुत से बच्चों से बातें की और मेरे से जो बच्चा जुड़ा हुआ मुझे झूठ नहीं बोलेगा, ये मुझे पक्का पता है, और किसी टीचर झूठ बोल सकता है। मैंने जो बच्चों का फीडबैक लिया है, साइंस मैथ वाले जो सेकंड लेवल के बच्चे हैं और एसएसटी वाले भी जो सेकंड लेवल के बच्चे हैं जिन्होंने लेवल फर्स्ट का एग्जाम दिया, जिनके खुद के सेकंड लेवल में प्रश्न नंबर सही कम आ रहे हैं, लेकिन सेकंड लेवल फर्स्ट में उनके 130 प्लस नंबर आ रहे हैं। मतलब ये चीज ये कह रही है कि यदि अंतिम परिणाम में बीएड सेकंड लेवल वाले बच्चे स्पेशली शामिल होते हैं तो आप मान के चलिएगा कि लेवल फर्स्ट की मेरिट 125 से कम तो कदापि नहीं रहने वाली है। मेरे अकॉर्डिंग जो सेफ